All right, so what we are going to do, we are going to start with December 2018 questions, and December 2018 के जितने भी questions अपने पास है यहाँ पे, हम उसको यहाँ पे solve करेंगे, and then we are going to proceed एक एक करके आगे वाले questions को, ठीक? So December 2018 में question number 1 ये आया था, okay? So question number 1A था, this was again for 5 marks question. So आप बताओ यहाँ पर आप क्या आंसर करोगे? What will be your answer for this? Corporate restructuring is an inorganic growth strategy that significantly changes a company's business model, management team, or financial structure to address challenges in increased shareholder value. Elucidate the statement with different options of corporate restructuring. So what is going to be your answer for this? And I think as a similar question last lecture में भी हमने attend किया था. Similar type of question, right? Yes, sir. So first we could give the definition that corporate restructuring is an corporate action taken significantly to modify the structure or the management of the company. Then Okay. we can say that it is a corporate restructuring is an inorganic growth strategy because Where you are going to define what is inorganic growth. So what is technically inorganic growth? When you do your expansions by acquisition. By acquisition. Yes. So here when you do expansions via acquisitions and takeover, उसको हम क्या बोलते हैं? You are growing inorganically, right? So ये एक आपके पास आ जाएगा. तो आपने इस पोर्शन को एड्रेस कर दिया. तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग तो एक आपका सेट आंसर रहेगा, वन लाइनर, वो आपका सेट रह गई. इसके बाद में हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में we are going to explain the concept of expansion via acquisition. With that is inorganic growth. We are going to explain this. Then third point पे आप क्या बताओगे कि inorganic growth होने से कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट टीम एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है और कैसे ये इंक्रीज करता है शेयर होल्डर वैल्यू को, राइट? सो ये जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये बिल्कुल वो वाले पॉइंट्स आपके रिपीटेड हो जाएंगे. जैसे जब आप मर्जर अमेलगमेशन करते हो, सो हो सकता है कंपनी एंटर्स इनटू न्यू बिजनेस, हो सकता है बिजनेस मॉडल अगर चेंज हो रहा है. तो जैसे जियो के अंदर आप चेक करो, पिकअप रिलायंस का बिजनेस मॉडल चेंज हुआ. पहले कहाँ पर वो पेट्रोकेमिकल्स में थे, फिर आप देखो टेलीकॉम, एंड देन अभी रिलायंस रिटेल. सो ऑल दोस, सो न्यू बिजनेसेस में आप जाते हो या फिर आप नए मार्केट में जाते हो, आपका बिजनेस मॉडल चेंज हो जाता है, राइट? या फिर आप न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर आते हो तो आपका बिजनेस मॉडल यहाँ पे चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी, राइट? तो ये आपका वर्कआउट हो जाएगा. दिस इज रिगार्डिंग द बिजनेस मॉडल. फिर मैनेजमेंट टीम में आप कैसे बोलोगे? जब भी मर्जर एंड अमेलगमेशन होगा या आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होगा, आपके मैनेजमेंट टीम में आप क्या करते हो? चेंजेस करते हो. सो यू रिक्रूट बेस्ट एम्प्लॉइज, राइट? यू रिक्रूट द बेस्ट एम्प्लॉइज. अपने एचआर टीम को आप यहाँ पे वर्कआउट करते हो. देन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज्ड, राइट? अब देखो पिछले वाले जो लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था और इस वाले में एक डिफरेंस है. हियर एवरीथिंग हैज टू कम विद व्हाट? Everything has to come with your inorganic growth strategy, because it says that inorganic strategy, corporate restructuring is a inorganic growth strategy जिसमें ये सब चीजें होती हैं. तो आप एक एक करके ये पॉइंट्स को केटर करोगे. Then you are also going to answer when you talk about the financial structure changes. तो financial structure के challenges को आप यहाँ पे कैसे करोगे? How do you change the financial structure? Because आप यहाँ पर क्या करोगे? You do capital raising, आप fund raising करते हो, राइट? क्योंकि इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहे हो ना, तो यू विल डू फंड रेजिंग. क्या मैं यहाँ पे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, बायबैक, ये सब लिखूंगा? विल आई राइट बायबैक और समथिंग हियर? लास्ट क्लास में हमने लिखा था, पर इस वाले आंसर में मैं नहीं लिखूंगा, बिकॉज यहाँ पर बात किस चीज का हो रहा है? ग्रोथ का हो रहा है. तो अगर ग्रोथ का बात होगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट बायबैक, क्योंकि बायबैक में आप क्या कर रहे हो? ग्रोथ नहीं कर रहे, यू आर रिड्यूसिंग द कैपिटल. I'll not do reduction of share capital. I'll not talk about internal reconstruction because वहाँ पे आप capital को कम करते हो. We are only talking about growth strategy. So यहाँ पर financial structure में मैं बताऊंगा that आप capital raising करते हो via equity, via preference, आपका debt, अलग अलग मोड से आप यहाँ पर
फंडिंग को, फंड्स को रेज करते हो, और ये अलग अलग मोड से आप फंड्स को जो रेज कर रहे हो, दैट यू आर गोइंग टू राइट इट इंक्रीजेस द शेयर होल्डर वैल्यू, दैट इज इट इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, it's the wealth maximization you're going to write here. Then value creation आप करते हो यहाँ पे, that after merger and amalgamation इस तरह से रहता है, and then you can write. So ये सब देखो, ये सब जो आप लिख रहे हो ये सब आपके वन लाइनर, टू लाइनर्स में जाएगा, और आपका फिर आ जाएगा elucidate the statement with the different options available for corporate restructuring. So here you can write your mergers, the different options that you have, mergers, then you can write takeover, then strategic alliance, right, joint ventures, और ये सब लिख के आप यहाँ पे इनको समझा दोगे। तो इसमें आपके काफी सारे पॉइंट्स कवर होंगे, सब वन लाइनर, टू लाइनर्स, थ्री लाइनर्स के अंदर आपके ये प्रोविजंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर दिस आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर you have to explain in one line corporate restructuring, then you write about the expansion via acquisition, the new business, market, technology, and everything you're going to write. New business, new market, new technology. Then recruit the best employee management team. Then financial structure mein you write about the fundraising, and all is focused towards the wealth maximization of the shareholders. You increase the shareholder value, you do value creation, and the various tools with which you can do all these is what you can do: mergers, you can do takeover, you can enter into strategic alliance, you can make joint ventures. So that's what you can write it here. आप बताइए, this is clear? 5 मार्क के लिए ये वैल्यू, इतना आंसर आपके लिए बराबर रहेगा? Yes sir. Okay, okay. So don't worry, I'll send this PDF today. At the end of the lecture, I'll share this PDF also with you, right? So कोई problem नहीं है. Then we have this important question. This is another important question. कभी कभार आता है, पर जब आता है तो प्रॉब्लम करके जाता है, because it's not a regular question. Now it's talking about 4 major types of anti-takeover amendments. ये क्या पूछ रहा है आपसे? ये टेक ओवर डिफेंस पूछ रहा है, या टेक ओवर डिफेंस पे भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स पूछ रहा है? What it is asking, is it takeover amendment, or is it basically is it your takeover defense strategy, or is it your anti takeover amendment? Both are same or both are different? क्या आंसर होगा इसका? अगर टेक ओवर मॉड्यूल से पढ़ा है तो टुवर्ड्स द एंड टेक ओवर डिफेंस में, और इनफैक्ट मेरा जो टेक ओवर डिफेंस का जो वीडियो है उसके भी टुवर्ड्स एंड में, आपको याद है पॉइजन पिल, रिमेंबर, you do takeover, you amend your charter documents with which the takeover becomes difficult or the takeover no longer remains attractive. तो उसमें एक अपने पास क्या था? सुपर मेजॉरिटी अमेंडमेंट. व्हाट इज सुपर मेजॉरिटी अमेंडमेंट? व्हाट इज सुपर मेजॉरिटी अमेंडमेंट? कंपनीज एक्ट में एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन देखा आपने, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन. सुपर मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स में आप क्या बताते हो कि ये जो आपके अमेंडमेंट्स है इसमें आपको 2/3 और 90%, यस, और समटाइम्स 90% अप्रूवल आपको शेयर होल्डर्स का लगेगा, वोटिंग पावर का आपको लगेगा टू डू दीज काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स देयर, राइट? और आप इसमें क्या करते हो? विद दीज काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स यू लिमिट द पावर ऑफ मैनेजमेंट, राइट? यू विल लिमिट द पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट. सो ये एक आता है आपके पास. देन अगेन यू विल फाइंड एक आता है फेयर प्राइस अमेंडमेंट. व्हाट इज फेयर प्राइस अमेंडमेंट? अगेन टेक ओवर डिफेंस के टुवर्ड्स द एंड आपको मिलेगा फेयर प्राइस अमेंडमेंट. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फेयर प्राइस अमेंडमेंट? So the company that is trying to acquire must pay a fair price to it must pay a fair price to the targeted shareholders. Okay, and they should pay a fair price, but that fair price to waive off this super majority amendment. तो अगर आप ये super majority amendment को waive off करना चाहते हो, where you want कि ये जो limits है powers के, which you are going to put it on the management, अगर आप ये powers इनको अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो यू विल हैव टू पे अ फिक्स प्राइस ऑफ अमाउंट. तो यहाँ पर आप बेसिकली क्या कर देते हो? अगेन यू पुट द प्रोविजन विद द बोर्ड, राइट, कि वहां पर आपको जो एडिशनल पेमेंट करना होगा, द फेयर प्राइस, द एडिशनल पेमेंट्स विल बी मेड हियर. टेक्निकली यू विल मेक एडिशनल पेमेंट्स, और ये आपका एडिशनल पेमेंट्स किसके लिए होगा?
अगेन टू वेव ऑफ दिस सुपर मेजॉरिटी अमेंडमेंट। तो आप टेक ओवर के लिए जो पेमेंट कर रहे हो वो आप करोगे ही करोगे, पर आपका ये पेमेंट भी आ जाएगा, राइट। सो ये दो आपके पास आते हैं। देन अगेन यू हैव क्लासिफाइड बॉन्ड्स। क्लासिफाइड बॉन्ड्स में क्या हो जाता है? थर्ड इज योर क्लासिफाइड बॉन्ड्स। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ क्लासिफाइड बॉन्ड्स? क्लासिफाइड बॉन्ड्स आप दे देते हो मैनेजमेंट को, जिससे टेक ओवर क्या हो जाता है? डिले। सो जो इफेक्टिव कंट्रोल है, इफेक्टिव कंट्रोल यहाँ पर आप क्या कर देते हो? डिले कर देते हो। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अक्वायरर इज डिलेड, राइट। व्हाई इट इज डिलेड? बिकॉज यू गिव द पावर टू द बोर्ड हियर। सो यहाँ पर आपको कंट्रोल डिले हो जाता है, इसकी वजह से क्लासिफाइड बॉन्ड आप इशू जब कर देते हो, इस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इफ यू डू, तो अगेन टेक ओवर में अमेंडमेंट आपके लिए यहाँ पर डिफिकल्ट होता है। एंड देन यू ऑल्सो गिव ऑथराइजेशन ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स। ऑथराइजेशन ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? आप यहाँ पे क्या कर दोगे? यू क्रिएट वोटिंग राइट्स। ये सब देखो, एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स अगर आप बात करो ना, इंडिया में इतना वोक में नहीं है, बट स्टिल इसीलिए बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो आप कोरिलेट नहीं कर पाते हो कि ऐसा होता है क्या, बिकॉज यूएस में ये सब बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में ये ऐसे टेक ओवर के डिफेंस आपको इतना ज्यादा डिटेल में या इस तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक? हियर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर ऑथराइज्ड, द बीओडी इज ऑथराइज्ड टू इशू स्पेशल वोटिंग राइट्स, जो आपके शेयर्स में रहेंगे उसके अंदर न्यू क्लास ऑफ वोटिंग राइट शेयर्स आपको क्रिएट कर देंगे। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज ऑथराइज्ड टू क्रिएट अ न्यू क्लास ऑफ शेयर्स विथ स्पेशल वोटिंग राइट्स। तो ये चार आपके यहाँ पर अमेंडमेंट्स हैं। अब ध्यान रखना, इसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है और आप टेक ओवर डिफेंस स्ट्रैटेजी लेके आते हो। क्या आप इसमें पैकमैन लिखोगे? विल यू राइट पैकमैन इन दिस? आंसर इज नो। पैकमैन डिफेंस यहाँ काम नहीं आएगा। यू कैन नॉट राइट पैकमैन हियर। यू कैन नॉट राइट लेट्स से एनी अदर। आप यहाँ पे ग्रीन मेल आप नहीं लिख सकते, आप वो डिफेंस। क्राउन ज्वेल नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट? एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स। दोज आर टेक ओवर डिफेंस स्ट्रैटेजी, इवन दीज आर टेक ओवर डिफेंस स्ट्रैटेजी। बट उसने जब यहाँ पर बोल दिया टेक ओवर अमेंडमेंट्स, तो आपको ये चार अमेंडमेंट्स के बारे में बोलना पड़ेगा। दिस इज देयर इन योर मॉड्यूल। मॉड्यूल के एंड में अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल ये बिल्कुल जो टेक ओवर का चैप्टर है जहां पर एंड होता है, वहां पर आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा। दिस यू आर गोइंग टू गेट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. राइट, ओके। देन सेम वे आप यहाँ पे चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3D। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी। अगेन दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। ये भी आपका, अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो स्ट्रेट अवे फ्रॉम द मॉड्यूल। और कहाँ मिलेगा मॉड्यूल में? मॉड्यूल में जहां आपका टेक ओवर स्टार्ट होता है, एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द टेक ओवर, जहां पर आप बिगिनिंग से देखोगे टेक ओवर को, वहां आपको ये मिलेगा। और इसमें देखो क्या दिया है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स व्हिच मेक अ कंपनी डिजायरेबल कैंडिडेट फॉर द टेक ओवर फ्रॉम अक्वायरर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको अक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि कोई भी कंपनी है वो टारगेट क्यों होगा। सो बेसिकली यू हैव टू से व्हाई अ टारगेट कंपनी इज अ अट्रैक्टिव टारगेट कंपनी। लाइक आप क्यों उसमें टेक ओवर करने का अटेम्प्ट करोगे। सो क्या क्या प्रोविजंस आएगा, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू राइट हियर, that why a target company becomes an attractive target company for acquisition. So a liquid balance sheet. Liquid balance sheet सबसे important तो यहाँ पर ये रहेगा कि जो target company है, that target company has a liquid balance sheet. और liquid balance sheet से क्या मतलब है? Liquid balance sheet of target company. बताओ, liquid balance sheet of target company means what? The company more cash. Yes, the company has high balances of cash. ठीक है, there is high cash balance, right? या फिर कंपनी के पास बहुत ज्यादा लिक्विड एसेट्स है जो कि इजीली क्या किया जा सकता है, once you do the takeover of the company you can utilize this cash to do anything. So एक ये आपके पास बहुत important objective रहेगा, या this can be one of the reason for the target. Then what else? What else? अब जो यहाँ पर है ना, प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस से हो, लाइक
Dikshita, correct? One Yes, thing sir. you can write it from the FM. So financial management में एक problem होता है. Problem क्या है? Basically, this is a concept where your returns और valuation में बाकी आप लोगों ने भी cover किया है. The returns are more than the cost. Something called as leveraged buyout. Remember? Returns are greater than the cost. अभी Yes. जिन्होंने नहीं किया आपको अभी क्लिक नहीं, बट मे बी यू विल अंडरस्टैंड वंस यू लाइक. परिधि आपने अभी तक नहीं किया, शिवानी, रिद्धि, आप लोगों ने भी अभी तक नहीं किया है लीवरेज बायआउट वैल्यूएशन वाला पार्ट. Yes, sir. देयर यू आर गोइंग टू गेट इट. सो क्या दिया है कि रिटर्न इज मोर देन द कॉस्ट. लीवरेज बायआउट जहां पर हम करते हैं, सो बेसिकली क्या है दैट यू विल गेट अ गुड कैश फ्लो फ्रॉम द टारगेट. There is a good cash flow from the target company. So in that case, you would want to acquire this company. इसका simple example मैं बता देता हूँ. Since you guys have not covered leverage buyout and I've used this term, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ. जैसे एक simple देखो, मेरे को एक target company को acquire करना है और उस target company को acquire करने के लिए what I'm using lot of debt funds. मैं बहुत ज़्यादा debt funds को use कर रहा हूँ और ये debt funds को use करने के लिए मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट? सो द कॉस्ट ऑफ दीज डेट फंड्स आर व्हाट, लेट्स प्रिज्यूम दिस इज 10%. लेकिन जो टारगेट कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करके जो टारगेट कंपनी है वो मेरे को रिटर्न दे रहा है, लेट्स से 14% का रिटर्न दे रहा है. तो आप मुझे बताओ ऐसे में मैं क्यों नहीं एक्वायर करूंगा? मैं 10% पे पैसे बोरो करूंगा, 14% वहां से मेरे को रिटर्न मिलेगा, 14 में से मैं 10% इंटरेस्ट जब पे कर दूंगा, आई विल स्टिल बी लेफ्ट विथ surplus of 4%, and this surplus of 4% will generate the additional cash flow for me. अब बताओ, this is clear? So एक ये आपके पास reason होता है that there is a good cash flow which is flowing from the target. एक और इसमें रहता है, if you remember, अभिषेक बजोरिया and Jesco Corporation, remember? अगर किसी टारगेट कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग अगर कम है तो आप इजीली वहां पर क्या कर सकते हो, प्रमोटर्स को वाइप आउट करके आप निकल सकते हो. सो द प्रमोटर होल्डिंग इज लो. और इसमें तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो लाइक हाउ इट हैपेंड इन केस ऑफ जेस्को कॉर्पोरेशन. और यहाँ पर अभिषेक बाजोरिया ने अटेम्प्ट किया था टेक ओवर के लिए. इसके अलावा आप यहाँ पर क्या बताओगे दैट इनके पास में कोई ऐसे सब्सटैंशियल सब्सिडरीज है, इट हैज गॉट सब्सटैंशियल सब्सिडरीज, और यू कैन से दैट the target company has some material assets, right? It has some material assets which can be sold without any lot of requirements. मतलब आपके बहुत ज्यादा यहाँ पर अगर compliance requirements नहीं है, उनके ऊपर कोई चार्ज वगैरह क्रिएट नहीं किया हुआ, तो ये भी एक आपका रीजन बन सकता है that the substantial subsidiary or material assets which can be sold without let's say multiple approvals and impairing the overall cash flow या overall business. कुछ ऐसे एसेट्स है, ऐसे सब्सिडरीज है जिनको अगर आपने बेच दिया तो आपके बिजनेस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट फट से आपके पास कैश आ जाएगा. सो दिस इज अगेन इक्विवेलेंट टू योर लिक्विड कैश. सो ये आपके कुछ रीजंस रहते हैं यहाँ पर. और इसके अलावा अगर आप बोलोगे लो स्टॉक प्राइस, जैसे इस समय चाइनीज कंपनीज के साथ हुआ ना, इफ यू रिमेम्बर चाइनीज कंपनीज के ऊपर रहता है बेसिकली ये एफडीआई रूल्स में चेंज तो किया कि जो भी कंट्रीज है इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है और अगर वो शेयर्स परचेज करेंगे तो दे विल हैव टू टेक प्रायर सीजी अप्रूवल. बट अदरवाइज इफ यू सी व्हाई दिस वाज मेड फॉर, बिकॉज चाइना वाज मेकिंग अटेम्प्ट. अचानक से न्यूज आया था कुछ एक महीने पहले 1% स्टेक हो गया है चाइना का इन एचडीएफसी, इफ यू रिमेम्बर. लो स्टॉक प्राइस. तो अभी जब जैसे कोविड-19 चल रहा है तो इस समय चाइनीज कंपनीज क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज के जो टॉप कंपनीज है, बैंक्स है, उनमें अपना क्या कर रहे हैं, स्टेक बढ़ा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन. सो लो स्टॉक प्राइस अगर रहेगा तो भी आप क्या बन जाओगे, यू विल बिकम अ अट्रैक्टिव टारगेट कंपनी टू बी अक्वायर्ड फॉर फ्रॉम द एक्वायरर्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो दीज आर द प्रोविजंस व्हिच यू कैन राइट. दो 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट है आपके पास लिखने को. जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना तो आप एक चीज ध्यान रखना,
until unless you actually have time, do not go in too much of explanation. Like जैसे हमने यहाँ पर समझा है, ये एग्जाम में आपने लिखोगे. This is only for your understanding. This is only for your understanding. Exam में तो in fact you're just going to write this. The company has good cash flow, or good cash flow can be expected from the target company, right? So this is your basic point. Liquid balance sheet of the target company, which has got huge cash balances or good amount of liquid assets. Then promoter holding is low. जैसे यहाँ पे अपन ने to the point answer लिखा, वैसा to the point लिखेंगे. So this is again your good 3 mark question. Exam में कई बार आता है. New syllabus again I feel आपके attempt के लिए important हो जाएगा. Old syllabus के लिए भी definitely important है. This is a repeated question which can be asked. That what is the reason that a target company is an Sir, company? Yeah. स्क्रीन शो नहीं कर रहा है जो आप लिख रहे हो ना, वो शो नहीं कर रहा है स्क्रीन. हाँ, yes, so the screen नहीं आ रही है. ये like from the very beginning or just now? No, just now, like a minute ago. Okay, I'll just. Yes. हाँ सर, अभी आ रही है. Okay, not a problem. ये एक क्वेश्चन है आपके पास. Then okay, so December 2018 old syllabus में सिर्फ इतने ही questions थे. Let's hit June 2019 old syllabus. Again, you have question number 1. I want you guys to take 2-3 minutes and tell me what are the key points जो आपके आंसर के लिए यहाँ पर important होगा, जिसको आप यहाँ पे आंसर में लिखोगे. जैसे हमने उसमें अंडरलाइन किया था इनऑर्गेनिक ग्रोथ एंड ऑल दोस थिंग्स. तो इसमें ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसको आप हाईलाइट करके रखोगे, हाँ ये बेसिकली क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, यू हैव टू आंसर दैट. So first we'll give the definition for corporate restructuring. So one Then- line अपना 1 to 2 lines में we will define what we are going to define corporate restructuring. Okay, fantastic. Then strategic and financial synergies के बारे में we can tell them. Then Okay, so इस क्वेश्चन में okay एक एक करके चलते हैं. एक तो corporate restructuring अपना है is a means employed by the companies to achieve strategic and financial synergy. So what is a synergy? What do you mean by synergy? Define that. What do you mean by synergy? Synergy benefits. क्या बोला आपने? Sorry. म्यूचुअल बेनिफिट्स. ओके, म्यूचुअल बेनिफिट्स. और बेसिकली अगर आप सिनर्जी के लिए बताओ तो सिनर्जी में क्या हो जाएगा, व्हेन टू कंपनीज, राइट, व्हेन 2 or more companies are collectively worth more than their valuation individually, or when valued individually. So if you do it this way, ये आपका क्या बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं सिनर्जी. अब ये सिनर्जी आप किस तरह से करेक्ट कर सकते हो, ओके डाउन एरो देख के आप बोल सकते हो यहाँ पे, दिस सिनर्जी कैन बी व्हाट, दिस सिनर्जी कैन बी स्ट्रेटेजिक, और दिस कैन बी अगेन व्हाट, दिस कैन बी फाइनेंशियल, राइट. तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक के लिए, तो स्ट्रेटेजिक में आपके क्या पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पर, आप बताओगे जैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो जाएगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगा, देन योर ब्रांड गुडविल, आप उसके बारे में बताओगे, ये इंप्रूवमेंट होता है. देन अगेन सिनर्जी कैन बी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो. मेरे पास ब्रांड पावर है बहुत अच्छा, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, और आपके पास बहुत अच्छा HR है, सो मेरा टेक्नोलॉजी आपका HR दोनों मर्ज करके यहाँ पे स्ट्रेटेजीज हम यहाँ पे बना सकते हैं. फाइनेंशियल के अंदर क्या हो जाएगा, हियर यू आर गोइंग टू पूल इन द रिसोर्सेस, here you are going to pool in the resources where one companies, and basically best synergy benefit वहां पर कब होगा, when the company which has surplus funds, when they basically interact, the word नहीं होगा, when they are merged with, or when they are acquired by, or when they are, let's say, when any kind of alliance is formed between the company which has got surplus fund and the other company which has got
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और मेरे पास पैसा है और हम दोनों मर्ज कर जाए तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। इट्स लाइक लक्ष्मी और सरस्वती दोनों मर्ज कर दो तो मस्ती मस्त है, बिल्कुल फायदा ही फायदा। ठीक है, तो एक के पास पैसा है लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, और एक के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है बट पैसा नहीं है, तो ऐसे कंपनीज को अगर आप मर्ज करो तो अगेन यू विल हैव सिनर्जी बेनिफिट। मेरा पैसा किस काम का अगर वो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकूं, और इन्वेस्टमेंट आइडिया किस काम का या अपॉर्चुनिटी किस काम का अगर मैं उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकूं। सो दिस प्रोविजन यू कैन राइट इट इन योर आंसर इन योर फाइनेंशियल थिंग। देन आगे केस में क्या पॉइंट आ रहा है, इट इज अ प्रोसेस। सर ये फाइनेंशियल में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, ओवर कैपिटलाइज्ड, अंडर कैपिटलाइज्ड? यू थिंक वी नीड ओवर कैपिटलाइज्ड और अंडर कैपिटलाइज्ड हियर? अभी देखो, it is a process undertaken by the corporates for arranging the business for increasing the efficiency and profitability। हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पर, आप लिख सकते हो यहाँ पे, you can write it for sure। So your third point here can become what? The third point here can become regarding the financial के अंदर ही over capitalized and under capitalized आप लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो मैं ये भी आपको बता देता हूँ, because यहाँ पे वही आ गया ना, increase the efficiency and profitability। So in financial you can write that also। So over and under capitalized you will write। Then briefly discuss the scope and modes of corporate restructuring। ये आपका इंट्रोडक्शन में जाने के बाद में what are you going to have? Scope and modes। तो modes अगले अपने पास वापस से सेम हो गए। Now since you have mentioned about over capitalized, under capitalized, you can write here buyback। You can write here about buyback, that company can do buyback। कंपनी कैन रिडीम द शेयर्स और डिबेंचर्स जो यहाँ पर सरप्लस है कंपनी के पास में, यू कैन डू दैट आल्सो। और इसके अलावा अदर मोड्स आपके यहाँ पर क्या आ जाएंगे? अदर मोड्स में अगेन यू विल हैव द सेम मर्जर्स, एक्विजिशंस, टेक ओवर, देन अगेन यू कैन राइट डीमर्जर्स, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ज्वाइंट वेंचर्स। ये आपका देखो अगेन प्रोविजंस तो वैसे वैसे ही आ रहे हैं, बट आपको बस कल ही क्या करना है, इस बार बात किसके ऊपर घूम गया, सीधा सिनर्जी के ऊपर घूम गया। तो जस्ट से दैट सिनर्जी बेनिफिट इज सेड टू बी अचीव्ड व्हेन टू और मोर organizations or two or more companies are collectively valued more as compared to their individual valuations, and the synergies can be obtained by way of strategic or it can be financial synergy। तो strategic synergies के अंदर आप बता, so basically जब आप ये लिखते हो यहाँ पर आप बता सकते हो that mergers आप करोगे, then you will also do takeover, then you will do strategic alliance। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा कि आपको अलग से ये फोर्थ पॉइंट नहीं बनाना पड़ेगा। जब आप इसको समझाओगे स्ट्रेटेजिक को तो उसी के अंदर ही आप मेंशन कर देना मर्जर्स, टेक ओवर, स्ट्रेटेजिक अलायंस। So this will be like a good answer for you। Is this clear? Is this clear? So in this we need to mention the scope as well, no? जब आप स्कोप के बारे में बात करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। जब आप ये पूरा बता रहे हो ना, मर्जर्स के बारे में पूरा बता रहे हो, जब आप मर्जर्स के बारे में बता रहे हो और आप यहाँ पर ये सब जो बताते हो ऑपरेशनल ब्रांडिंग, सो ऑटोमेटिकली द स्कोप गेट्स कवर्ड हियर। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। जब आप इनको डिफाइन करोगे दैट ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाएगा, टेक्नोलॉजी है, द कंपनी विद अ सुपीरियर टेक्नोलॉजी get merged with or gets into a strategic alliance with another company which has some other technological benefit, वहां पर आपको बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पे। so that way you can write, or maybe you can also write in this case आप ये ऐसे examples भी दे सकते हो, जैसे आप you can put it this way, you can put a good strategic alliance which you can use it here। ये एयरटेल एम पैसा था, एयरटेल का था या फिर वो एक्सिस बैंक का था, वोडाफोन का था एम पैसा। आई थिंक इट वाज एम पैसा वाज वोडाफोन, आई गेस। एम पैसा वाज वोडाफोन, राइट? एयरटेल वाज एयरटेल मनी। या एयरटेल मनी। सो यू कैन डू दिस एयरटेल मनी। एयरटेल मनी के अंदर क्या हुआ आप देखो, यू हैड एयरटेल जिसका सब्सक्राइबर बेस इंडिया में हाईएस्ट था, एंड देन यू हैड आईसीआईसीआई बैंक, राइट? तो आप दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या कर दिया, यू डिड अ स्ट्रेटेजिक अलायंस हियर and you came up with what? Airtel money। तो यहाँ पर आपको benefit हो गया। These are your strategic benefits which you get, right? Same way additional discount, ये सब provisions अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको benefit हो जाएगा।
ये वाला आप पूरा बेनिफिट है। स्कोप में फर्दर अगर आप लिखना चाहो तो स्कोप में आप ये सारे प्रोविजंस भी लिख सकते हो, दैट योर ओवरऑल आई वुड से कॉस्ट enhancing shareholders value. हाँ, so your cost reduces, right? Coupled with when your cost reduces, your profits increase, and when your profits increase, your overall valuation improves. Increases. Okay. Yeah, improves, increases, ये सारा provision. So again, this can be one of your provision. तो एक लाइन में आप ये वाला provision भी लिख सकते हो. That's a valid point. It could be a very very valid point. सर बट ये क्वेश्चन में अगर हम लोग रीड करेंगे तो लास्ट जो लाइन है हम लोग को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है, स्कोप एंड मोड्स। तो अगर हम लोग डायरेक्ट भी लिखेंगे पहले स्कोप एंड मोड्स तो दैट कैन बी राइट, चलेगा। बट देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो वर्ड सिनर्जीज आ गया ना, तो आपके आंसर में कहीं ना कहीं कुछ सिनर्जी रिलेटेड प्रोविजन होना चाहिए। योर सिनर्जी रिलेटेड प्रोविजन शुड बी देयर इन योर आंसर, दैट हाउ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग लेट्स यू अचीव strategic and financial synergy. Right? So if you try to, or if you improve in your, or basically if you can incorporate this point in your answer, तो आपको benefit होगा, examiner को benefit होगा, that corporate, और उसको पहले ही बता दो ये synergy benefit आता है। जब आप ये second point का आंसर लिखोगे तो वहां पर सीधा लिखो synergy benefit, so that examiner gets to know that step by step you have covered each and every point. तो scope and modes तो आपका main answer है, this is your main answer. बट इस मेन आंसर के बारे में बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक। चेरी ऑन द केक क्या होगा? चेरी ऑन द केक होगा सिनर्जी से रिलेटेड पॉइंट्स। सो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इट हियर। बताओ, दिस इज क्लियर? Yes. यस सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव, ओके, इसका क्या आंसर करोगे? टेक ओवर। दिस इज 5 mark question. Is a 5 mark question? No, I think. This is also 5 mark question. This is question number 1 part C. This is your question number 1 part C. तो क्या आंसर होगा इसके अंदर आपका? 31 क्लॉज जो है रेगुलर 31. Okay, so encumbrance. Right. So you will write regulation 31 of SAST. ये मैंडेट करता है किसको? दिस इज एप्लीकेबल ऑन द प्रमोटर्स। और प्रमोटर्स को ये क्या बोलता है? दैट प्रमोटर्स यू नीड टू गिव डिस्क्लोजर whenever you create a charge or pledge, or so whenever you create a pledge, or whenever the pledge is invoked, or whenever the pledge is satisfied. तो आपको यहाँ पर क्या pledge, charge, encumbrance कुछ भी रहेगा तो आपको disclosure देना पड़ेगा। Now in this case you would say what? So ये आपका opening statement हो गया। फिर आप बोलोगे in the given case, in the given case. So what has happened in the given case में? आप बोलोगे रमेश who is the promoter of Green Limited holds 20% paid up capital of the company. Yeah, rather Ramesh, who is the promoter of Green Limited, which is listed on National Stock Exchange, and he intends to pledge his shares for obtaining the loan. Therefore, he will have to give disclosure under Regulation 31, and the disclosure has to be given to the stock exchange where the shares of the target company are listed. Where the shares of target company is listed. और दूसरा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? It will also be given to the registered office of the target company. And such a disclosure needs to be given within 7 days. Within 7 days, right? Within 7 working days of the creation. So ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर में अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो मैं क्या करूंगा, इस आंसर के बाद में थर्ड पॉइंट लिखूंगा और आगे एक नोट करके दूंगा। रमेश will also have to give a disclosure when the charge will be released or when the shares will be released, जब ये चार्ज रिलीज हो जाएगा upon the payment, या फिर जब भी ये चार्ज क्या होगा
इन्वोक होगा तब भी इनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इट. हाँ बताओ. सो दिस इज बेसिकली मतलब वो रिलीज करते हैं हम जो भी प्लेज या चार्ज किया है, तो इट इज कंसिडर्ड एज डिस्पोजल, राइट? नहीं, वो आएगा किसके लिए? देखो, सो स्टेट द रिक्वायरमेंट फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ प्लेज शेयर अंडर सेबी. सो ओके, ये थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो, ये तो आपने प्रमोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा. अब ये शेयर किसके पास प्लेज हो रहा है आपको वो भी बता रहा है. ये शेयर किसके पास प्लेज हो रहा है? सो अगर ये शेयर्स प्लेज हो रहा है विद द बैंक, अगर ये शेयर्स प्लेज हो रहा है विद द बैंक, देन no disclosure will be given by the bank. No disclosure will be given by the bank. But if this is being bank, remember वो 4 कैटेगरीज है, बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और अभी 2 अमेंडमेंट हो गया. और अमेंडमेंट होके यहाँ पर कौन आ गया? सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. ये 4 में से कोई एक अगर है तो इनको कोई डिस्क्लोजर नहीं देना जब आपने यहाँ पर प्लेज को क्या किया? क्रिएट किया. बट अगर यहाँ पर प्लेज किया जा रहा है with others, in that case the person who is accepting the shares under the pledge will have to give disclosure, and this disclosure will be given under regulation 29, because regulation 29 यहाँ पर क्या बोलता है? that acceptance of shares by way of pledge, acceptance of share by way of pledge is what is equal to acquisition, and then again release of shares would be considered as disposal. Okay. तो आपको ये आंसर भी लिखना होगा. तो ये पॉइंट अगर आपने लिखा तो आप मान के चलना आपके बाद जिसका भी पेपर चेक होगा उसको जितना मार्क्स मिलना था ना उससे 1 नंबर कम ही मिलेगा. मिनिमम 2 भी हो सकता है बट उससे 1 नंबर कम मिलेगा. Why? Because in this case everyone is going to write about the promoter. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताया state the requirement of the disclosure of the pledge share by promoters. So if it is not by promoters, you are going to write about all. तो यहाँ पर आपके 2 रेगुलेशन सेट हो जाएंगे. एक आप बोलोगे रेगुलेशन 29, तो रेगुलेशन 29 एंड दूसरा आपका आ जाएगा रेगुलेशन 31 में रमेश देगा और 29 में कौन देगा? लेंडर, अदर देन 4, other than bank and all. हाँ, तो अदर देन दोस 4 जिसके पास आपने क्या किया है? शेयर्स को प्लेज करवाया, राइट? और ये डिस्क्लोजर कितने दिन में देगा? he is going to give disclosure. Again, the disclosure would be given to the registered office of the target company and all the stock exchanges where the shares of the target company are listed. इसके पास 2 वर्किंग डेज का टाइम है. ध्यान रखना, इसके पास 2 वर्किंग डेज का टाइम है. This person has got 2 working days time and Ramesh has 7 working days time. तो आप कंप्लीट पूरा एनालिसिस देकर वहां पर आओगे. सो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में आ सकता है. वापस से ये क्वेश्चन रिपीट होके आ सकता है. आप मुझे बताओ, इज दिस क्वेश्चन क्लियर और नॉट? सर इसमें हम लोग 29 1 and 2 मेंशन करके भी डिफाइन कर सकते हैं ना आंसर को? थोड़ा सा ना कर तो सकते हो, बट आप ये भी देखो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट दिस, अगेन जैसे मैंने बताया ना 5 मार्क्स है तो यू विल हैव ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स टू राइट योर आंसर. सो अगर आपने सपोज करो रेगुलेशन 31 लिख के आपके 2-3 मिनट में आपका रेगुलेशन 31 पूरा कंप्लीट हो गया, which means you still have another 3-4 minutes to write. In that case आप 29 को डिटेल में लेकर जा सकते हो. अदरवाइज अगर आप 29 को मेंशन करके आ रहे हो ये वाला पॉइंट तो खत्म, बिकॉज वी डोंट नो जिसके पास वो शेयर्स प्लेज करवा रहा है, ठीक है, उसका प्रीवियस होल्डिंग कितना है हमें नहीं पता. तो अगर उसका प्रीवियस होल्डिंग सपोज 5 या उससे ज्यादा है तब तो वो 29(2) में देगा, लेकिन अगर उसका प्रीवियस होल्डिंग 0 है तो वो 29(1) में देगा. सो वी डोंट नो व्हाट ही इज होल्डिंग बिफोर. ये रमेश ने जिसके पास भी प्लेज करवाया शेयर्स को, ठीक है, रमेश ने अपने शेयर्स जिसके पास प्लेज करा है हमें नहीं पता उसका प्रीवियस होल्डिंग कितना है. सो वी विल नॉट, आई थिंक पर्सनली आई विल अवॉइड राइटिंग स्पेसिफिक 29(1) और 29(2). और अगर लिखना ही है तो फिर मैं वो पूरा सिचुएशन देके बताऊंगा दैट इफ द बोरोवर, if the lender is already holding more than 5 or more than 5,
then he will give disclosure under 29(2). But if the lender is not holding any shares in the target company, then he will give disclosure in 29(1). मतलब अगर आप ये लिखो तो बहुत ही अच्छा है, but I really doubt कि इतना specific जाने का आपके पास time होगा, and especially आप देखो question number 1 है, so I don't think you will be interested in giving too much time in question number 1, right? फिर भी अगर आपका handwriting fast है और अगर आप to the point लिख पाते हो speed में, तो it's well and good, you can write this, it's absolutely fine, there's no problem in this. बताइए, this is clear? Yes. Okay, then let's go ahead with. Okay, so this is another question. This is again from chapter 1. So going global is rapidly becoming an Indian company's mantra of choice. What are the benefits and challenges involved in cross-border takeover? And name some recent cross-border takeover. तो इसमें आप क्या आंसर लिखोगे? क्या फायदा होता है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन के आप पे क्या जाएंगे? इस क्वेश्चन में 3 पार्ट जाएगा. एक में आप मेंशन करोगे बेनिफिट्स को, राइट? एक में आप मेंशन करोगे चैलेंजेस को, और एक में आप मेंशन करोगे केसेस को. राइट? तो क्या क्या जाएगा? चलो लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स. क्रॉस बॉर्डर के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सर एक्सपेंशन, लाइक देयर विल बी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस से हम एक्सपैंड कर सकते हैं हमारे बिजनेस को. सो कैन वी राइट हियर मार्केट डेवलपमेंट? यस. तो ज्यादा फेमिलियर वर्ड अपना जाएगा स्टैंडर्ड मार्केट डेवलपमेंट. सो वन रीजन इज मार्केट डेवलपमेंट. फैंटास्टिक. फर्दर goodwill. Okay, so brand building, goodwill. Okay, fantastic. So technology and very important. प्रॉब्लम ही ये है, अभी सब बोलते हैं चाइना को बंद कर दो, बैन कर दो, लेकिन टेक्नोलॉजी वहीं से आ रहा है आपके पास, राइट? मतलब इवन इफ नॉन चाइनीज मोबाइल फोन को आप यूज करने लगोगे तो भी उसके अंदर कंपोनेंट चाइनीज का ही होगा, राइट? कोई ना कोई चिप, कोई ना कोई वहां पर डिवाइस वो चाइनीज से बना होगा. सो टेक्नोलॉजी. व्हाट इज अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स. मार्केट डेवलपमेंट में आ गया. वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. अयो, कंपनी क्यों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए जाएगा? कंपनीज क्यों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए जाएगा? देखो, क्रॉस बॉर्डर्स में एक फायदा और होता है. जैसे मार्क जकरबर्ग ने जैसे ही रिलायंस में स्टेक खरीदा, वैल्यू बढ़ गया. रिलायंस एंड सऊदी अरामको का डील हुआ, वैल्यू बढ़ गया. तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इंक्रीज्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन. ओके, इंक्रीज्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन. अब जैसे जैसे ग्लोबल हो गया, आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, ओवरऑल वैल्यू. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस. सो उसको इंप्रूव करने के लिए भी आप क्या करोगे? You are going to go cross border. Now let's discuss some of the challenges. तो आप challenges में क्या provisions दोगे? सबसे पहले क्या challenge आएगा? legal challenges या legal issues. इंडिया से बाहर जाओगे तो ODI regulations होगा, और उनकी कंट्री में जाओगे तो उनकी कंट्री का अपना जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा, मतलब उनके लिए अपना प्रोविजन जो रहेगा वो आ जाएगा. रिमेंबर, अगर आप यहां से निकलोगे तो फेमा आपको बोलेगा कि कितना पैसा ले जा सकते हो, कितना नहीं ले जा सकते हो. फिर वहां इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको बताएगा यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां इन्वेस्ट नहीं कर सकते. जैसे इंडिया में अगर कोई आए तो मना करते ना, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते. 100% है. यहाँ लिमिट है, वहां लिमिट है, इधर 0% है, उधर 15% है. सबसे मेजर इशू आपका क्या रहता है? लीगल इश्यूज रहेगा. इसके अलावा दूसरा क्रॉस बॉर्डर में क्या इशू आता है? वोडाफोन के साथ क्या हुआ? हाँ, फैंटास्टिक. वोडाफोन के साथ इंडिया में क्या हुआ? टैक्सेशन प्रॉब्लम. सो टैक्सेशन इश्यूज विल बी देयर कि आप यहाँ पर किस तरह से वर्कआउट करोगे. इसके अलावा
कॉस्ट का भी टैक्सेशन में ही इंक्लूड हो जाएगा ना? ओके, तो आप यहाँ पे कॉस्ट के लिए क्या लिखोगे फिर? कॉस्ट के लिए क्या लिखोगे आप challenges में? कॉस्ट, how will you justify cost here? Like you'll have to write content also for cost. So आप cost के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर? So when you're asking like when the cost will go down and we could be able to produce more in that way. So tell me, that is the benefit or that is the challenge? That is the benefit, no? Economies of That is scale. benefit. Yes, fantastic. तो economies of scale आपके लिए benefit में जाएगा. हाँ. अगर आप economies of scale का बात करते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, टैक्सेशन इश्यूज का, कि आपको टैक्सेशन लग सकता है, राइट? किसी कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन आपका अग्रीमेंट, डीटीए एग्रीमेंट नहीं है, तो you'll have to be, you'll be taxed there also, you'll be taxed here also, right? इसके अलावा आज की डेट में जो चल रहा है political instability. A best and a classic example is the bullet train project. महाराष्ट्र गवर्नमेंट चेंज हुआ, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लास्ट प्रायोरिटी में आ गया, जो टॉप प्रायोरिटी में था वो बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी में आ गया. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपके पास बहुत ज्यादा चेंजेस रहेगा. देन इसके अलावा डॉलर कभी ऊपर हो जाता है, डॉलर कभी नीचे हो जाता है. बेस्ट एग्जांपल, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दैट इन द क्लास आल्सो, योर टाटा का जो टेक ओवर हुआ था. व्हाई टाटा टेक ओवर फेल्ड? जो जैगवार लैंड रोवर का उन्होंने टेक ओवर किया था एंड कोरस का भी जो उन्होंने टेक ओवर किया था, वो फेल इन द सेंस क्यों उनके लिए भारी पड़ा वो? एक तो बोलते हैं कि उन्होंने दे च्यू मोर देन यू नो दे कुड डाइजेस्ट, उन्होंने उतना ज्यादा खा लिया था, एपेटाइट से ज्यादा उन्होंने खा लिया था, अपने से ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी को टेक ओवर कर लिया था. दूसरा चैलेंज इसमें क्या था? दूसरा चैलेंज इसमें ये था, जब उन्होंने बोरो किया, मतलब बेसिकली टेक ओवर किया, और टेक ओवर करने के लिए जब उन्होंने ओवरसीज बोरोइंग किया, तो उस वक्त जो बोरोइंग्स था वो डॉलर में हुआ, और डॉलर का प्राइस उस वक्त कितना था? 45 रुपीज. जब डॉलर को रीपे करने का बारी आया तो डॉलर पहुंच गया 60 रुपीज, 65 रुपीज, 70 रुपीज. सो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, दिस इज लाइक अ सुपर डुपर चैलेंज. So foreign exchange fluctuations is another challenge which will be there in the overseas takeover. वैसे और भी यहाँ पर आ सकता है. आप यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस भी बोल सकते हो, कल्चरल डिफरेंसेस, राइट? तो ये आपके चैलेंजेस कुछ कुछ हो गए. केसेस आप क्या बताओगे रिसेंट में टेक ओवर जो हुआ? रिसेंट टेक ओवर्स आप यहाँ पे क्या बताओगे? अभी तो आप रिसेंट में कौन सा लिख सकते हो? फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट. फ्लिपकार्ट एंड वॉलमार्ट, राइट? सो फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट डील आप ये बोल सकते हो, राइट? इसके अलावा रिलायंस एंड फेसबुक, राइट? देन रिलायंस का नाम भर भर के आ सकता है, रिलायंस एंड सऊदी अरामको. हालांकि ये डील अभी आपका फाइनल नहीं हुआ है, दीज आर स्टिल इनटू टॉक्स. देन रिलायंस ने हेमली को भी खरीद लिया, यस और नो? रिलायंस acquiring Hamleys. Reliance is the richest person in India, sir. Abhi he will rule India, I feel. जितने see I saw just one of the documentary on again Mukesh Ambani and Reliance Group के ऊपर था. I will share it today with you all. तो उसमें ये था that you know Mukesh Ambani has penetrated way too much in the Indian economy. So everywhere it is there. So आप ये प्रोफेशन डाल सकते हो. Then in fact अभी क्रॉस बॉर्डर के अंदर अपन आर्सलर मित्तल का भी डाल सकते हैं. आप ये देखो, आर्सलर मित्तल इंडिया में हिट करना चाहता था और उसने जाकर किसको अक्वायर किया? द वेरी फेमस एसआर स्टील, राइट? तो ये आपके पास कुछ कुछ केसेस हो गए. और भी कोई केसेस आपके दिमाग में आते हैं तो आप यहाँ पे आराम से उसको लिख सकते हो. दीज आर द चैलेंजेस, benefits and the different cases which are there. So ये तीन broad issues में आपका आंसर हो जाएगा. Okay, then let's go ahead. Okay, now this is a easy cakewalk question. This is going to be a cakewalk question. इसमें क्या आएगा?
An open offer made under takeover regulation cannot be withdrawn except under certain circumstances. क्या है वो certain circumstances? Which regulation it is talking about? And this is a 3-mark question. If I am not wrong, just scroll the question paper. This is a 3-mark question. This is a 3-mark question which we are talking about. Yeah, this is a 3-mark question. Both of them are 3-mark question. This is question number 3, part B. This is question number 3, part C. So क्या रहेगा? 3B के लिए क्या आंसर करोगे आप? You're going to write regulation 23. 23 withdrawal of open offer. Withdrawal of open offer. फिर 3 मार्क्स के लिए है. तो क्या क्या आएगा? What is withdrawal? अगर क्या क्या हुआ? क्या क्या कंडीशंस है withdrawal के लिए? The acquirer should be a natural person and who has Acquirer? died. Yes. So acquirer being a Natural person. natural person who has died. वो मर गया. तो अभी टेक ओवर खत्म आपका. ओके. फिर Whatever statutory approvals were taken are refused. Like करेक्ट. तो स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स नॉट रिसीव्ड. बट इसके अंदर एक प्रोविजन है. These statutory approvals are required. These have to be mentioned in the DPS. अगर आपने DPS में मेंशन नहीं किया था इन स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स के लिए तो बाद में आप नहीं आ सकते. देन तीसरा So condition for open offer or the obligation has not been met. So the condition is not met. So condition of a conditional offer not met. And condition is with respect to the minimum level of acceptance, right? So this is सर ये सेकंड पॉइंट जो है स्टैट्यूटरी अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, मॉड्यूल में एक नोट दिया है कि स्टैट्यूटरी अप्रूवल नॉट रिसीव्ड इज नॉट अ ग्राउंड फॉर विथड्रॉन करके. नहीं मिलेगा मॉड्यूल में. अब आप मुझे एग्जैक्ट अगर बताओगे तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मॉड्यूल में कहाँ पर है. हाँ सर. हाँ, इफ यू कैन टेल मी तो मैं एग्जैक्टली मॉड्यूल में चेक करके बता सकता हूँ. बट स्टैट्यूटरी अप्रूवल अगर नहीं मिलेगा तो आपका ओपन ऑफर एक्सेप्ट मतलब वर्कआउट नहीं करेगा. यू कैन जस्ट टेल मी द एग्जैक्ट पेज नंबर. इसके अलावा अर्लियर देयर वाज वन ग्राउंड ऑफ ओपन ऑफर बीइंग विथड्रॉन और वो कौन सा था? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. सर पेज नंबर 66 and 67. Okay. Let me just check. Page number 66 and 67. Withdrawal. Statutory approval must be rejected and the anticipation of rejection. See, आगे पढ़ो वहां पे क्या लिखा हुआ है? Anticipation of rejection. मिला? Anticipation of rejection should not be a ground. मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ओपन ऑफर शायद ये स्टैट्यूटरी अप्रूवल शायद आपको नहीं मिलेगा तो इसके बेसिस पे छोड़ो ना अभी काय को ऑफर देना. That is not a valid ground for the withdrawal of open offer. Okay. तो वहां पर वो दिया हुआ है एंटिसिपेशन ऑफ रिजेक्शन, राइट? सो दैट इज देयर. तो एक्चुअल में देखो इफ यू रीड दैट सेंटेंस इट सेज दैट द स्टैट्यूटरी अप्रूवल मस्ट बी रिजेक्टेड, राइट? अगर वो रिजेक्ट हो गया ना एक्सप्रेसली तो आप विड्रॉ कर सकते हो. अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ओपन ऑफर विड्रॉ हो जाएगा, ये बेसिकली स्टैट्यूटरी अप्रूवल विड्रॉ आपको नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा, देन दैट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर द विड्रॉल ऑफ ओपन ऑफर, राइट? फिर आप एक यहाँ पर देखो वैसे अगर आप लिखो तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है. 4th पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा सच अदर कंडीशन एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, राइट? एक पॉइंट आप अगर लिखना चाहो टाइम हो तो आप लिख सकते हो अर्लियर, ये वाला आप लिख सकते हो. अर्लियर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाज वन ऑफ द ग्राउंड दैट अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो इन दैट केस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की वजह से अगर ट्रिगर टच हो रहा था तो इट विल बी विथड्रॉन. बट नाउ this condition is
no more there. This is deleted from the takeover regulation. So if the special resolution is not successful and the trigger was hit pursuant to the preferential allotment, then the open offer will not be withdrawn. अगर आप ये लिख के आते हो, आप मान के चलना, अगेन एग्जामिनर के ऊपर आपने एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ दिया, अगले वाले को जिसको 3 में से 3 मिल रहा था उसका बेचारे का स्कोर 2 हो जाएगा फॉर श्योर, राइट? बिकॉज यहाँ पर आप उसको क्या बता रहे हो कि आपने सिर्फ टेक ओवर रेगुलेशन नहीं पढ़ा, उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए आपने उसको भी अच्छे से कवर किया. सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू पे ऑफ, राइट? Then what are you going to write for this? A conditional offer and competing offer are one and the same. Is it one and the same? No. 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 तो आप no करके फिर क्या करोगे? 3 marks का है. Point number 1, what is conditional offer? First we can write no regulation 19 for conditional and 20 for competing. हाँ, तो वो आपका यहीं पर कवर हो जाएगा. When you define conditional offer, you say this, and when you define what is a competing offer, you define that, और फिर आपका third point हो जाएगा, hence they both are not same. Or you can start your sentence with this, that they are not same because conditional offer is this, competing offer is this. अब यहाँ पर वो T-shape distinguish between करने का जरूरत नहीं, you can just write a comparative statement because this is a statement, not a distinguish between. So you can immediately just write the answer and you can go ahead. आप बताइए, this is clear? Yes. Yes, sir. I think we are done with June 2019 attempt के question से, right? Let's just pick up December 2019. I think it is almost, no, it is almost 10. एक काम करते हैं, this we are going to cover in the next lecture. Probably मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कल ही रख देता हूँ lecture. So जैसे भी रहेगा, just made a broadcast list. So I will just share it with you all immediately.